वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एज नंबर 2 एंग्लो नॉर्मन एज को डिस्कस करने वाले हैं विच स्टार्ट्स इन 1066 एंड एंड्स इन 1500 एनो डोमिनी। डियर व्यूअर्स, इस एज को बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सो आइए देखते हैं कि इस एज में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं विद क्लासिफिकेशन विद अ सीक्वेंस, ताकि आप लोगों के जहन में एक मैपिंग बने। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ाऊँ एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाऊँ और एक अच्छे अंदाज से पढ़ाऊँ, ताकि जो भी आप लोग सीखें वो कम से कम आप लोगों के माइंड में क्लियर हो। सो डियर व्यूअर्स, इस एज से रिलेटेबल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ताकि आप लोगों की माइंड मैपिंग हो जाए। सबसे पहले हम इस एज का बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि ये एज यहाँ पे सेट एस्टेब्लिश कैसे हुई। फिर इसके बाद इस एज के फेमस फिगर्स को डिस्कस करेंगे। फेमस फिगर्स मतलब इस एज से रिलेटेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स। फिर ये किंग्स भी हो सकते हैं, रूलर्स भी हो सकते हैं, वॉरियर्स भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस एज के फेमस वर्क्स और इस फेमस वर्क्स के साथ साथ उनके फेमस राइटर्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर इस एज से रिलेटेबल है यानराज। यानराज मीन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, कि किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, कौन सी फॉर्म वाला, वो डिस्कस करेंगे। कितनी किस्मों के जो है यहाँ पे लिटरेचर प्रोड्यूस हुए। फिर इसके बाद हम इस एज के फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स मत वो कौन सी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट थी इस एज में, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इस एज में, उनको डिस्कस कर लेंगे। और फाइनली फॉर फन हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे जो है मैं रिपीट करवाऊंगा, ताकि इस एज से जो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों ने बड़े अटेंशन के साथ इस लेक्चर को सुनना है, ताकि लास्ट में जो क्वेश्चंस क्रिएट हुए वो आप लोग आराम से उनके जवाब दे सकें। ये सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने लास्ट पार्ट रखा है, 4 से 5 क्वेश्चन से। सो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड को डिस्कस करने से पहले हम लोग नॉर्मन्स को थोड़ा सा समझ लें तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। नॉर्मन्स थे कौन? नॉर्मन्स थे कौन? नॉर्मन्स ये तो एक हिसाब से देखा जाए जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती है हेरोल्ड गॉडविनसन एंड विलियम द कनक्यूरर के दरमियान। हेरोल्ड गॉडविनसन is the last king of Anglo-Saxon and William the Conqueror is the first king of Anglo-Norman age. So William the Conqueror comes from Normandy, which is the region, a principality in France. In 1066 he comes and attacks on England, and the last king was Harold Godwinson. He defeats this king in the Battle of Hastings in 1066. So dear viewers, that's how William the Conqueror from Normandy comes here and finally established Anglo-Norman age in England in 1066, defeating Harold Godwinson. But who were these Normans? नॉर्मन्स डियर व्यूअर एक्चुअल इनहेबिटेंट्स नहीं थे फ्रांस के। ये स्वीडन और डेनमार्क के कोस्टल रीजन से वाइकिंग्स हुआ करते थे, जो डिफरेंट कंट्रीज पे जाके अटैक किया करते थे और फिर वहां पे जो भी माल दौलत होती थी वो लूट मार करके फिर चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रांस पे जब इन्होंने अटैक किया था, इनका जो सबसे पहला किंग था जो फ्रांस में आता है, दैट इज रोलो। रोलो वाइकिंग एंसेस्टर था, एक हिसाब से चीफ्टेन था, स्वीडन से बिलोंग करता था। वो अपने कुछ लोग लेके, अपने कुछ सोल्जर्स लेके फ्रांस में एंटर होता है, फ्रॉम स्वीडन एंड डेनमार्क इनटू फ्रांस। फ्रांस में जब एंटर होता है तो ही अटैक्स फ्रांस एंड ही वांट्स टू ऑक्यूपाई फ्रांस। वो इवन रिवर सीन तक भी जाता है, जो कि जिसके बैंक पे पेरिस लोकेटेड है। तो फिर क्या होता है, वहां का जो फ्रांस का किंग होता है, इन दोनों के दरमियान एक ट्रीटी होती है और ट्रीटी में रोलो को जो है वो किंग जो फ्रांस का होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये नॉर्मंडी रीजन जो प्रिंसिपलिटी थी वो इसको दे देता है कि ये आपके हवाले, हम आपके साथ वार नहीं करना चाहते, आप भी इस वार को क्विट कर दो। फिर ये रोलो जो था, इसको रोल्फ द वाकर भी कहते थे। वाकर मीन घूमने फिरने वाला, एक जगह पे ठहरता ही नहीं था भाई। सो ये यहाँ पे आके सेटल होता है जब उस एग्रीमेंट के बाद, तो ये नॉर्मंडी इनका रीजन हो गया परमानेंटली। ये बात है 911 एनो डोमिनी में वो यहाँ पे अटैक करता है, ये एग्रीमेंट बनता है। एंड 912 में यही बंदा बैप्टाइज होके क्रिश्चियन भी होता है, कैथोलिक क्रिश्चियन भी हो जाता है और यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ it continues, and William the Conqueror is also, you can say, descendant of the same Viking leaders. So dear viewers, जब विलियम द कन्क्वेरर यहाँ पे अपनी ये सल्तनत कायम करता है तो फिर ये फौरन बाद, मतलब 1086 में, कितने 20 साल बाद ये बंदा डोम्सडे सर्वे कंटिन्यू करता है। डोम्सडे एक सर्वे का नाम है, ये कंडक्ट करता है, जिसमें क्या करता है, यहाँ इंग्लैंड में जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जो है इंस्पेक्ट करने के लिए और जांचने के लिए कि किसके पास कितनी दौलत है, ताकि ये टैक्सेस इंपोज कर सके।
एक ये दूसरा, ये किस लिहाज से फेमस है, दूसरा इसने टावर ऑफ लंदन भी इसी ने बिल्ड करवाया था। किसने? विलियम द कनक्वेरर ने। सो डियर व्यूअर्स, मेरे ख्याल से विलियम द कनक्वेरर आप लोगों को समझ में आ गया, रोलो आप लोगों को समझ में आ गया। जब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो इसको एक और नाम दिया जाता है, रॉबर्ट। तो इसके 3 नाम हो गए, रोलो, रोल्फ दवाकर और तीसरा रॉबर्ट। सो डियर व्यूअर्स, अब जो अगला कैरेक्टर है वो है हमारे पास इम्प्रेस मेटिल्डा। इम्प्रेस मेटिल्डा थी कौन? ये किंग हेनरी की डॉटर थी और किंग हेनरी को कोई बेटा नहीं था तो सक्सेसर मेटिल्डा रह गई। अब इसका जो कजन था स्टेफन ऑफ ब्लोइस, वो कहता है कि मैं थ्रोन पे आऊं क्योंकि आप फीमेल हो। तो इन दोनों के दरमियान हो जाती है वार और उस वार को नाम दिया गया सिविल वार। एक बहुत बड़ी एनार्की क्रिएट होती है विद इन इंग्लैंड। तो इस वजह से इन दोनों को जानना भी लाजमी है। फिर हम अगला हमारे पास है हेनरी टू। हेनरी टू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हेनरी टू से रिलेटेबल बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रिसाइजली। हेनरी टू जो है थॉमस बेकेट को असासिनेट करवाता है इन 1170। ये इसका यहाँ पे रूल टाइमलाइन है 1154 से लेकर 1179 तक ये यहाँ पे रूल करता है इंग्लैंड में। और इसी दौरान 1170 में 9 years बिफोर हिज डेथ ही ऑर्डर्स हिज नाइट्स टू असासिनेट थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट था कौन? ये कैंटरबरी का एक मॉन्क था, सेंट था। ये किंग उससे डिमांड करता है कि मेरे हक में वर्डिक्ट्स दो, फतवे दो, ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। तो इस वजह से मैं आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन थॉमस बेकेट ही वाज अ कंप्लीटली honest person and he was a religious person. He refuses that proposal. And that's how Henry VIII finally, when he becomes stubborn and he doesn't accept any of his, you can say, proposals, finally King Henry VIII orders that Thomas Becket must be assassinated because he was proving to be a hurdle in his becoming an absolute ruler of England. सो डियर व्यूअर्स, थॉमस बेकेट का एक ड्रामा जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सब्जेक्टिव पोर्शन में जो है आप लोगों के ऊपर, इसके ऊपर पूरा सवाल क्रिएट होता है। टीएस एलियट ने मर्डर इन द कैथेड्रल पूरा ड्रामा थॉमस बेकेट के ऊपर ही लिखा है, जिससे सब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोगों का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है और आपके बीपीएससी सिलेबस में इंक्लूडेड भी है। और दूसरा, थॉमस बेकेट से रिलेटेड कैंटरबरी आ जाता है, तो कैंटरबरी भी फेमस है। कैंटरबरी टेल्स, चौसर के जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वो भी इससे रिलेटेबल है, कैंटरबरी से। श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट की तरफ जा रहे होते हैं सारे के सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं, और ये वही थॉमस बेकेट है जिसको 1170 में असासिनेट करवाया गया। सो डियर व्यूअर्स, ये फेमस किंग्स वगैरह हो गए। आगे चलते हैं। सो डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने इस एज के फेमस किंग्स वगैरह को डिस्कस कर लिया। अब हम इस एज के फेमस लिटरेरी फिगर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है जोफ्रे ऑफ मॉनमाउथ। इसको पहले नंबर पे क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है इस एज का, जो कि है एक हिस्टोरिकल वर्क, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया इन 1136 में। ये वर्क उसने लिखा है। आर्थोरियन लेजेंड्स भी इस हिस्टोरिकल वर्क में है। आर्थोरियन लेजेंड्स मीन किंग आर्थर से रिलेटेबल लेजेंडरी स्टोरीज, और इसके अलावा इस एज की हिस्ट्री भी उसने डिपिक्ट की, इस लैंड की, इस टेरिटरी की। दूसरा हमारे पास है मेरी डी फ्रांस। मेरी डी फ्रांस किस लिहाज से मशहूर है? इसने लेस लिखे थे, शॉर्ट पोइम्स लिखे थे, नैरेटिव पोइम्स लिखे थे और फेबल्स प्रोड्यूस किए थे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस एज में। और इस मेरी डी फ्रांस ने, ये फीमेल जो है राइटर है, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट फीमेल यू कैन से लिटरेरी फिगर इन एंग्लो नॉर्मन एज इज मेरी डी फ्रांस। इससे पहले हमें फीमेल लिटरेरी फिगर्स नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास वेस है। वेस ने भी हिस्टोरिकल वर्क लिखा था, रोमान डी ब्रूट। रोमान डी ब्रूट किस चीज़ के बारे में? एक तो आर्थोरियन लेजेंड्स के बारे में, दूसरा इस बंदे ने अपने नॉर्मंडी के इलाके के जितने भी किंग्स थे उनको भी इस वर्क में जो है डिस्कस किया है। रोमान डी ब्रूट में रोमन्स को डिस्कस किया, रोमन्स जो इसके अपने थे। और अगला जो हमारे पास है वो है लायमन। लायमन भी बहुत ज़्यादा, लेमन नहीं, लायमैन इस एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है जिसने ब्रूट लिखा है, और ये भी आर्थोरियन लेजेंड्स के ऊपर है। तो अब हमें ये लाजिम बनता है हमारे ऊपर कि हम पहले आर्थर को डिस्कस करें कि ये है कौन। सारे के सारे वर्क्स आर्थर के ऊपर हैं, आर्थोरियन लेजेंड्स के ऊपर हैं, आर्थोरियन रोमांसेस के ऊपर हैं। सो डियर व्यूअर्स, किंग आर्थर केल्टिक किंग हुआ करता था और ये मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। बहुत सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ही डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल,
और ये वही बंदा था जिसने जर्मेनिक ट्राइब्स एंग्लो सैक्सन जब यहाँ पे अटैक करने आए थे, यहाँ माइग्रेट करके इस एज पूरे के पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर रहे थे, तो ही फॉट वॉर्स अगेंस्ट देम। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद इनको इन्वाइट किया था ताकि पिक्ट्स और स्कॉट्स इनके ऊपर हमला ना करें, लेकिन इस तरह माइग्रेशन हुई जर्मेनिक ट्राइब्स की कि ये फिर फाइनली इनको ही यहाँ से निकाल रहे थे, केल्टिक पीपल को। और किंग आर्थर भी केल्टिक लोगों का जो था किंग था, और ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग। उसके नाइट्स हुआ करते थे, नाइट्स मीन उसके सोल्जर हुआ करते थे, और ही वॉज फेमस फॉर द राउंड टेबल। राउंड टेबल में इसके साथ साथ 12 और नाइट्स भी हुआ करते थे जो कि उस टेबल के गिर्द बैठते थे, और इनकी ड्यूटी क्या थी? दे वर टू सर्च फॉर होली ग्रेल। होली ग्रेल क्या चीज थी? होली ग्रेल एक ऐसा बाउल था, एक ऐसा बर्तन था कि जिसमें होली क्राइस्ट ने अपना लास्ट मील लिया था, खाया था, उसके बाद ही डिड नॉट अपीयर, ही कंप्लीटली डिसअपीयर। सो दैट्स व्हाई these knights had the duty, they had the quest to search out that holy grail of the holy Christ. सो किंग आर्थर आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स। अगला जो हमारे पास मोस्ट फेमस, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, वो है जोफ्रे चासर। यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी नाइंसाफी की है, वो ये कि जोफ्रे चासर को मैंने बहुत ही कम डिस्कस किया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने पूरे का पूरा वीडियो बनाया है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। इससे रिलेटेबल सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए, और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आने वाले उस वीडियो में होगी कि जोफ्रे चासर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, जोफ्रे चासर का जो टाइटल है वो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एंड ही हैज रिटन अ मास्टरपीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट इज कैंटरबरी टेल्स, collection of 24 tales, stories, and I will discuss Geoffrey Chaucer in detail in the MCQs part, or else if I discuss it here, then the video will become more lengthy. So next character is literary figure is William Langland. William Langland किस लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा फेमस है? He has written an allegory that is Piers the Plowman. ये भी बहुत ज़्यादा मास्टरपीस है, बहुत ही लेंथी वर्क है डियर व्यूअर्स। इसमें जो एक बंदा होता है जो इसका मेजर कैरेक्टर है, जिसका नाम है विल, WILL, विल। ये बंदा पूरे माशरे में करप्शन देके बेजार होता है, और ये एक रिलीजियस जिंदगी गुजारने की तलाश में होता है, क्वेस्ट में होता है। सो ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू डू बेटर and be best person. So that's why this whole, you can say, Piers the Plowman story is about that Will, that major character who goes to various religious saints, and he tries to purify himself from inside. So this story goes like that. And then John Gower, who was the contemporary of Geoffrey Chaucer, 14th century, sorry, 15th century. Dear viewers, Chaucer's contemporary, and he was a friend of Geoffrey Chaucer as well, John Gower. And he has written also one of the masterpiece that is Confessio Amendus. Confessio कहते हैं confession करना. Confession mean to profess something, to say something that you have in your heart. So there is a person, there is a major character after whom this title has been taken, that is Amandus. The character is Aman. Tis removed is only Aman. Aman is the major character in this, you can say, story, and he confesses about his love in front of a priest. And in this work you will also find all the 7 deadly sins as well. 7 deadly sins क्या क्या थे? वो 7 deadly sins इस तरह के बड़े बड़े कबीरा गुनाह थे, आप कह सकते हो, जिनकी कोई माफ़ी नहीं अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। इनके दौर में इनके मुताबिक जो है जिन गुनाहों की माफ़ी नहीं होती थी, या फिर वो सिंस जो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं, तबाह करते हैं इंसान को, उससे रिलेटेबल सिंस को ये डेडली सिंस कहते थे। अगला हमारे पास है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस एज का। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश. And besides that, he has been given other titles as well, like he is considered to be the morning star of Reformation, right? And Geoffrey Chaucer is considered to be morning star of Renaissance, not Reformation. डेवियर्स, इसने एक मूवमेंट भी चलाई थी जिसको लोलार्ड मूवमेंट कहते थे जॉन वाइक्लिफ ने। लोलार्ड मूवमेंट किस लिए थी? चर्च को प्योरीफाई करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। चर्च में करप्शन फैल चुकी थी। इवन एक हिसाब से जो क्लर्जी लोग होते थे वो इतने करप्ट हो चुके थे कि वो लोगों को इनवाइट करते थे कि आप पैसे दो, हम आपके गुनाह माफ करवाएंगे। सो डियर व्यूअर्स, जॉन वाइक्लिफ tried his level best to purify and to reform church and the clergy people. So he was against the church corruption.
and his followers are known as Lollardians. So, dear viewers, John Wycliffe is one of the most important literary figures of this age. So, अगला जो हमारे पास है वो है Orm. He was also from France. You can say he was a Norman or Norse person, and he has produced this work Ormulus. Ormulus is a combination of so many religious sermons. Short sermons नहीं होते जैसे हम खुतबा भी कहते हैं, मुसलमान जुम्मे के दिन जो खतीब जो है खुतबा देता है, इसी तरह शॉर्ट sermons इसने लिखे थे जिसको homilies कहते थे. Combination of so many sermons, and it is also valuable for its language and religious focus. Religious focus की वजह से क्योंकि sermons तो थे ही थे और इसकी language भी बहुत ज़्यादा you can say that transparently he has written or he has written with a beautiful expressions. And then we are having Benedict. बेनिडिक्ट ने एक जबरदस्त डिडेक्टिक वर्क लिखा है, ये भी रिलीजियस ही है एक हिसाब से देखा जाए, दैट इज वॉयेज ऑफ सेंट ब्रेंडन, और इसका मेजर कैरेक्टर भी ब्रेंडन है. ब्रेंडन होता कौन है? ब्रेंडन एक सेंट होता है, एक हिसाब से रिलीजियस फिगर होता है. ही गोज फार इनटू द अटलांटिक सी towards Caribbean, you can say sea, Atlantic Ocean into the Caribbean Sea, and when he comes back, he gives so many moral lessons, and he claims that he had seen a heaven there in that ocean, Atlantic Ocean. वापस आके ये कहता है कि मैंने जन्नत भी देखी है. So dear viewers, ये थे इसके लिटरेरी फिगर्स. अब हम बात करते हैं इस एज के फेमस यनराज को, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को. सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है हमारे पास जो वर्क मिलता है वो एपिक में मिलता है. एपिक जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, जैसे कि ली मोर्टे डी आर्थर है. ली मोर्टे डी आर्थर भी पूरी की पूरी क्या है, किंग आर्थर के लेजेंड्स हैं. किंग आर्थर के ऊपर स्टोरीज हैं, उसके नाइट्स के ऊपर स्टोरीज हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिगर भी है, मिथोलॉजिकल फिगर भी है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरीज बनते हैं. तो मतलब इस एज में प्रोड्यूस होने वाले अक्सर काम जितने भी वर्क्स हैं वो किंग आर्थर के नाइट्स और यू कैन से कॉर्टली लव, शिवालरिक रोमांसेस, इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं. सो डियर व्यूअर्स, एपिक जो था ले मोर्टे डी आर्थर, ये उसके ऊपर. एंड देन सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट. सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट का थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं. सर गवेन वाज अ नाइट, राइट, एंड देयर वाज अनदर नाइट, ग्रीन नाइट, हु वाज अ सुपरनेचुरल क्रिएचर. ही चैलेंजेस सर गवेन that you are to do this task. So that's how this goes on, a challenge between the supernatural knight and the Sir Gawain. So chivalry क्या चीज होती है dear viewers? Chivalry एक ऐसा word है which is about the bravery of knights, their victories, their fights, their loyalty to their lords, their kings. So I mean this is a depiction of their brave works and bravery. दूसरा हमारे पास है शिवलरिक रोमांस. वंस अगेन ये आ गया. शिवलरिक रोमांस क्या होता है? शिवलरी मीन्स bravery, or the you can say story on the bravery of knights and their love as well. All those incidents that took place in their life, chivalry depicts their brave works and their contributions. सो शिवलरिक रोमांस वो रोमांस होते हैं, इस तरह के लिटरेरी वर्क्स जो इनकी ब्रेवरी को भी डिस्कस करते थे, और ये जब वापस आते थे विक्ट्री से तो कोई ना कोई बादशाहजादी या कोई ना कोई प्रिंसेस जो भी होती थी वो इनके लव में फाल करती थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम सर अंजाम दिया होता है. सो इनके दरमियान लव को शिवलरिक लव भी कहते हैं. नाइट्स के लव, नाइट की मोहब्बत किसी और प्रिंसेस के साथ. So then we are having hagiography, इस एज की फेमस यू कैन से यानरा और फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जिसमें हमारे पास वॉयेज ऑफ सेंट ब्रेंडन है और ऑर्म्युलस है. ये हैगियोग्राफी है. ऑर्म्युलस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये रिलीजियस सरमन्स की कलेक्शन है, शॉर्ट सरमन्स जो होते हैं, तो ये रिलीजियस वर्क हो गया. हैगियोग्राफी कहते भी उसको हैं कि स्टडी ऑफ रिलीजियस वर्क्स और द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस वर्क्स, हैगियोग्राफी. एंड वॉयेजेस ऑफ सेंट ब्रेंडन भी एक सेंट था, उसने भी जन्नत का दावा किया और बहुत सारे डिडेक्टिक यू कैन से लेसन्स उसने टीच किए, मतलब अवाम में आके उसने ऐसे मोरल लेसन्स टीच किए कि ये भी इसी में फॉल करता है, किसमें, हैगियोग्राफी में. And then we are having third point, that is lays and fables. Lays dear viewers short narrative stories को कहते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैरी डी फ्रांस, फर्स्ट फीमेल राइटर. एंड फेबल्स जिसमें एनिमल्स इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ परफॉर्म कर रहे हों. सो इस तरह की स्टोरीज को हम क्या कहते हैं, फेबल्स. जैसे कि थर्स्टी क्रो में या जो ग्रेप्स आर सोर में लोमड़ी जो है बोल रही होती है, तो लोमड़ी का बोलना भी एक हिसाब से वो बोलना तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन टू एनिमल्स एंड दे आर एक्टिंग एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स. सो हम उनको क्या कहते हैं, उन स्टोरीज को फेबल्स कहते हैं. देन वी आर हैविंग हिस्टोरियोग्राफी भी इस एज की फेमस
फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। क्यों? क्योंकि इसी एज में हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया लिखा गया, जो कि लिखा था किसने? ये लिखा था जोफ्रे ऑफ मनमाउथ ने। एंड देन वी आर हैविंग रोमन डी ब्रूट, जो कि वेस ने लिखा था। फिर हमने ब्रूट भी देखा, जो कि लायमन ने लिखा था। सो ये हिस्टोरिकल वर्क्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए, तो इसको हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, और ये भी वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर था इस टाइम का। देन वी आर हैविंग डिडेक्टिक लिटरेचर। डिडेक्टिक लिटरेचर क्या होता है? डियर व्यूअर्स, ऐसा लिटरेचर जो आपको मॉरल लेसन टीच करे, जिससे आप में बेहतरी आए, जिसमें आप में ऑनेस्टी आए, ईमानदारी आए, और इस तरह की बेटर क्वालिटीज आप में आए, आपकी पर्सनालिटी बेहतर बने। तो ऐसी लिटरेचर जो आपको मॉरल लेसन्स टीच करे, उनको डिडेक्टिव लिटरेचर कहते हैं। और इस एज से रिलेटेबल हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ प्लेज परफॉर्म किए जाते थे। मिस्ट्री प्लेज, जो कि पूरे के पूरे बाइबल से लिए गए थे, होली क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर ये ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। इसमें जो परफॉर्मर्स होते थे वो होते थे आपके क्लर्जी मैन, जो चर्च से बिलोंग करते थे, प्रीस्ट वगैरह। तो वो इस ड्रामा को परफॉर्म करते थे विद इन चर्च, और ये बाइबल की टीचिंग्स को प्रीच करने के लिए ये ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। फिर हमारे पास मिरेकल प्लेस थे। मिरेकल प्लेस कौन से थे? जिसमें सेंट्स की लाइव्स को डिस्कस किया गया, उनकी मॉरलिटी को डिस्कस किया गया, और इसका मकसद भी है कि रिलीजियस मॉरलिटी को प्रीच किया जाए। And then we are having last one, that is morality play. It's not mortality, morality plays. Morality plays भी इस एज का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है टाइप ऑफ ड्रामा था, जो कि ओपन एरियाज में, ओपन स्पेसेस में भी परफॉर्म किया जाता था, या रिलीजियस चर्च के इर्द गिर्द ही कहीं परफॉर्म किया जाता था। डियर व्यूअर्स, इसमें भी रिलीजियस टीचिंग को या मॉरलिटी को या सोसाइटी में बेहतरी लाने को प्रीच करने के लिए मॉरलिटी प्लेस भी परफॉर्म किए जाते थे, लिखे जाते थे। And now lastly we are having features of this age। इसके बाद हम आप tidbits देखेंगे। Then we are having linguistic shift। Dear viewers, ये लिंग्विस्टिक शिफ्ट तो डेफिनेटली आएगा। इंग्लैंड में सबसे पहले क्या था? इंग्लैंड में सबसे पहले केल्टिक लोग रहते थे, तो उनकी केल्टिक लैंग्वेज थी। फिर जर्मेनिक आए तो इनकी जर्मेनिक लैंग्वेज, या जिसे एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कहेंगे। फिर इसके बाद एंग्लो नॉर्मन्स आ गए, तो 3 लैंग्वेजेस वाले लोग यहाँ पे अभी मिक्सअप हो गए। सो लिंग्विस्टिक शिफ्ट आया। शिफ्ट कैसे आया? जैसे रूलिंग क्लास आई एंग्लो नॉर्मन्स, उन्होंने एंग्लो सैक्सन की एज को सप्रेस करके, उनकी लैंग्वेज को सप्रेस करके अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। और उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? फ्रेंच लैंग्वेज थी। और इसके अलावा इन्होंने लैटिन को क्या किया? लैटिन को चर्च की लैंग्वेज कंसीडर बना दिया, और फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। तमाम ऑफिशियल वर्क्स में फ्रेंच लैंग्वेज, और एलिट क्लास जो थी, या जो रिच क्लास थी, या जो ऑफिशियल डम होते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और जो कॉमन लोग थे वो सिर्फ बोलते थे इंग्लिश। सो ये लिंग्विस्टिक शिफ्ट भी आया। इसके बाद हमारे पास कल्चरल ब्लेंडिंग भी होती है। केल्टिक लोगों की, एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन्स की, इनकी कल्चरल ब्लेंडिंग, पहले जो कल्चर थी केल्टिक लोगों की वो एंग्लो सैक्सन्स के साथ मिक्सअप हो गई, फिर वही कल्चर्स नॉर्मन कल्चर के साथ ब्लेंड हो गई। एंड देन वी आर हैविंग रोमांसेस। डियर व्यूअर्स, रोमांसेस क्या थे? हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोमांसेस थे। कुछ रोमांसेस ऐसे थे जो कोर्टली रोमांसेस थे, जिसमें क्या था, जो कोर्ट में लोग हुआ करते थे, या मिसाल के तौर पर पैलेसेस में, महलों में जो लोग होते थे, उनके लव को, उनके दरमियान जो लव होता था, लव स्टोरीज होती थी, उन स्टोरीज को डिपिक्ट करने वाले रोमांसेस, कोर्टली रोमांसेस। दूसरा होता था हमारे पास शिवलरिक रोमांसेस। शिवलरिक रोमांसेस किन के बारे में होती थी? ब्रेवरी ऑफ द नाइट्स, जो नाइट्स वॉर्स में जाते थे, फिर वापस आते थे विक्ट्रीज के बाद, तो उनके लव स्टोरीज को और उनकी ब्रेवरी को डिस्कस करने वाले रोमांसेस को शिवलरिक रोमांसेस कहते थे। उम्मीद है कि रोमांसेस आप लोगों को समझ में आ गए। एंड देन डियर व्यूअर्स, वी आर हैविंग कोर्टली लव। कोर्टली लव क्या है? कोर्टली लव जो कि पैलेस में, किंग के पैलेस के अंदर जो लव स्टोरीज चल रही होती थी नोबल्स के दरमियान, मतलब किंग, क्वींस और इनकी, और प्रिंसेस की जो लव स्टोरीज होती थी उनके बारे में। और ये आइडियलाइज करते थे वुमेन की ब्यूटी को, उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से या एग्जैजरेटेड फॉर्म में बताते थे, और इनकी नोबल विर्च्यूज बताते थे। लेकिन इनकी जो लव स्टोरीज होती थी उनको थोड़ा सा क्या होता था, मस्का लगा के इन स्टोरीज को बयान किया जाता था। देन वी आर हैविंग डिटेक्टिव लिटरेचर। इस एज में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि हम लोगों ने वॉयेज ऑफ सेंट ब्रेंडन डिस्कस किया, वो भी लिटरेरी, वो भी डिटेक्टिव वर्क है। डिटेक्टिव वर्क मीन मोरल लेसन्स टीच करना। और हमारे पास जो प्लेस थे, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले एंड मॉरलिटी प्ले, ये भी मॉरल लेसन्स टीच करने के लिए परफॉर्म किए जाते थे, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रीच करने के लिए यूज किए जाते थे। तो इस तरह के लिटरेचर को जो कि मॉरल लेसन्स टीच करे, उनको डिटेक्टिव वर्क्स कहते हैं, डिटेक्टिव लिटरेचर कहते हैं। सो डियर व्यूअर्स, अगला जो हमारे पास फीचर है वो पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। जो एंग्लो नॉर्मन एज की सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक नोबल्स में लैंडलॉर्ड्स आते थे, एलिट क्लास तिबका आता था, किंग और क्वीन आते थे। और फिर दूसरा जो था,
दूसरा स्टेप या दूसरा हिस्सा जो था इसका वो था क्लर्जी। क्लर्जी कौन थे? चर्चमैन जो थे वो भी इन्फ्लुएंशियल थे भाई। तीसरा जो था वो थे पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स या सर्फ्स कहते हैं उनको। सो ये सोसाइटी जो थी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास जो है हेगियोग्राफी हम लोगों ने डिस्कस की कि रिलीजियस वर्क्स को प्रोड्यूस करना, हेगियोग्राफी उनको डिस्कस करना हेगियोग्राफी कहलाता है। और हिस्टोरियोग्राफी भी हम लोगों ने डिस्कस की कि इस एज में बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क्स भी प्रोड्यूस हुए। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे इस वीडियो का हम एंड करते हैं, बट लास्टली वी आर हैविंग टिडबिट्स, सम फेमस क्वेश्चंस है। हु रोट ब्रुट? Who wrote Brut? Brut was about the Arthurian legends. It's a mythological work as well about the myth and about the legends of Arthur as well. And then we are having, it was written by Lyman. And then, dear viewers, we are having who wrote Historia Regum Britannia. Historia Regum Britannia, history of British people or English people. किसने लिखा था? ये लिखा था जोफ्रे ऑफ मनमाउथ ने। एंड देन वी आर हैविंग हु रोट रोमन डी ब्रूट। रोमन डी ब्रूट किसने लिखा था भाई? ये लिखा था वेस ने। नॉर्मंडी के जितने भी किंग्स वगैरह थे, चीफ्स थे, उनके बारे में हिस्ट्री थी। एंड देन वी आर हैविंग हु रोट कन्फेसियो अमेंटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये लिखा था जॉन गोवर ने, कंटेम्पोररी ऑफ जोफ्रे चॉसर एंड फ्रेंड ऑफ जोफ्रे चॉसर। देन वी आर हैविंग हु रोट पियर्स द प्लोमैन। ये ओलोमैन नहीं है, प्लोमैन है। It was written by William Langland. And then we are having who wrote Canterbury Tales. Everybody knows. जोफ्रे चासा। सो डियर व्यूअर, इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इस एज के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में एमसीक्यूज का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आगे जाके मिलेंगे ये एमसीक्यूज, और इस एज को एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हम डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।